हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। हम RS 2023 प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की जो मुलान एकेडमी आपके लिए लेके आई है उसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए हमारी जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको 10 हाई क्वालिटी के टेस्ट मिल जाएंगे। अब तक 7 टेस्ट लाइव कर दिए गए हैं। बाकी जो भी टेस्ट हम करवा रहे हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं और ये 4th पेपर है हमारा जिसका हम वीडियो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अब देखो, चौथे पेपर का पार्ट 4 इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को, यानी जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, 2023 में JKLU लोरियंट अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया था RA मसेलकर साहब को। कौन सा अवार्ड है? JKLU लोरियंट अवार्ड। अब मसेलकर साहब का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो ये एक वैज्ञानिक है और कितने शानदार वैज्ञानिक है। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और इनका नाम है RA मसेलकर साहब और इन्हीं को लोरियंट अवार्ड 2023 दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी विकास निगम, इसके द्वारा कुछ पुरस्कार 29 अप्रैल 2023 को दिए गए। इन्हीं में से एक पुरस्कार है बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय। किसे दिया गया? तो ये दिया गया जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय। किसके? हुडको के। जो हुडको का जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय है इसे बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय के अवार्ड से नवाजा गया। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी विकास निगम के द्वारा। इसके अलावा राजस्थान के और कौन से एजेंसी जिनको पुरस्कार मिला है? तो एक तो रूड सिको को मिला है। किसको? रूड सिको को। और इसको कौन सी कैटेगरी में मिला है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी का पुरस्कार। और इसके अलावा जो मरुद्रा ग्रामीण बैंक है इसको बेस्ट प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में, यानी उधार देने वालों की प्राइमरी लैंडिंग होती है उसमें बेस्ट पुरस्कार की बेस्ट संस्था कौन सी है? मरुद्रा ग्रामीण बैंक। तो केंद्रीय आवास और शहरी विकास निगम के द्वारा एक तो मरुद्रा बैंक को, जिसमें प्राइमरी लैंडिंग के तहत, इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है जैसे कुछ क्षेत्र है जो RBI ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग है, जिसमें आपका MSME हो गया, हाउसिंग हो गया, यानी वो नीड्स जो किसी व्यक्ति को अति आवश्यक होता है। और RBI ने बैंकों के लिए मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अपने लैंडिंग का इतना % हिस्सा तो प्राइमरी सेक्टर में ही देना पड़ेगा। वो बैंकों के लिए आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र में ही वो उधार दे, उतना % जितना टोटल वो उधार देते हैं उसका। तो इसका आंसर क्या हो गया? जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय हुडको। हुडको की बात करते हैं तो हुडको का फुल फॉर्म क्या है? हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इसका जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय है। इसे बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय का पुरस्कार केंद्रीय आवास और शहरी विकास निगम के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना और इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, इसमें जो पहला कथन है वो है डिग्गी फार्म पॉन्ड और सिंचाई परियोजना आदि कार्यों के लिए 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिल्कुल सत्य है। जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है इस योजना के अंतर्गत डिग्गी, फार्म पॉन्ड और सिंचाई पाइपलाइन इन कार्यों के लिए 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कितने करोड़ रुपए की? 463 करोड़ रुपए की। दूसरा कथन है अगले 4 सालों में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 30,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था, अब इसे बढ़ा के 60,000 कर दिया गया है। ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि सरकार ने क्या किया है, अगले 2 सालों में 30,000 किसानों से बढ़ा के 50,000 किसानों को ये डिग्गी फार्म पॉन्ड बनवाएंगी। यानी सरकार 50,000 किसानों को फार्म पॉन्ड बनवाने में मदद करेगी। ये लक्ष्य रखा गया है अगले 2 सालों के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है? 4 साल, तो ये 2 साल हो जाएगा और ये 60,000 की जगह क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। और इसमें से तीसरा कथन है कि योजना में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के गैर लघु किसान हैं अब उनको भी वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा
लघु सीमांत किसानों को मिलता है, यानी लघु किसानों को क्या होता है 10% अतिरिक्त अनुदान मिलता है। लेकिन जो लघु और सीमांत किसान नहीं है वो SC/ST कैटेगरी से है तो उनको भी ये अनुदान दिया जाएगा, जो 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कथन भी हमारा सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा जो डिग्गी फॉर्म पॉन्ड निर्माण करने के लिए सरकार पहले 90,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती थी, यानी सब्सिडी अनुदान देती थी। अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया है, इसे 120 के कर दिया, यानी 1,20,000 कर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के एक प्रख्यात निशानेबाज है और उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय इन्होंने मानद उपाधि दी है। कौन है वो, तो इनका नाम है अपूर्वी चंदेला, यानी अपूर्वी चंदेला है। इनका खेल कौन से खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाज है, सबसे पहले तो निशानेबाज है, सॉरी। और दूसरी बात, इनको मानद उपाधि दी है किस यूनिवर्सिटी ने, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय ने। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक। अब देखो G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, हाल ही में इसकी लीडर समिट आयोजित हुई और काफी सुर्खियों में रही, और इसमें पूरे विश्व में भारत की डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है। और ये चर्चा कैसी है, सकारात्मक चर्चा है, यानी भारत की जो डिप्लोमेसी है वो सही हाथों में है, भारत की विदेश नीति सही हाथों में है, यानी भारत लगातार इस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है और एक तरीके से विश्व लीडर के रूप में उभर के सामने आ रहा है। क्योंकि हमें पता था कि पश्चिम और रशिया के बीच में, रशिया चाइना के बीच में टेंशन्स है, इसके बावजूद इस G20 के जो लीडर समिट है इसको इतने बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने का श्रेय है वो भारत को विश्व की मीडिया और विश्व के देश दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। तो इसी कड़ी में देखो G20 सम्मेलन में बहुत सारी बैठकें आयोजित होगी। अब इसकी 100वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। और 100वीं बैठक है तो थोड़ी स्पेशल हो जाती है, अप्रैल के महीने में आयोजित की गई। और कौन सा महीना था, महीना अप्रैल था। किससे संबंधित थी 100वीं बैठक, तो ये कृषि वैज्ञानिकों की बैठक थी। तो 100वीं बैठक के संबंध में बात करें, कहाँ आयोजित, वाराणसी में। दूसरी बात, किससे संबंधित थी, कृषि वैज्ञानिक। तीसरी बात, और वाराणसी में 100वीं बैठक और कृषि वैज्ञानिकों से संबंधित थी। ठीक है। 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान का एक हिस्सा है कैच द रेन कैंपेन 2023। अब इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो है पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता, यानी भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जो पीने का पानी है उसके स्रोत की स्थिरता रहे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, वो स्थायी रहे। कल को ये ना हो कि पीने के पानी के स्रोत है वो सारे खत्म हो गए, तो उनको स्थिर बनाए रखना इस बार की जो कैच द रेन कैंपेन 2023 की थीम रखी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कौन सा है, साइक्लोन 1। इसका आयोजन किया गया जनवरी 2023 में। जनवरी में कौन सी डेट्स के मध्य, 14 से 27 जनवरी 2023 के मध्य। लेकिन ये आयोजन किया कहाँ पे गया, तो ये किया गया जैसलमेर में। कहाँ पे, जैसलमेर में। तो फिर से बात करते हैं। सबसे पहले तो अभ्यास का नाम क्या है, साइक्लोन 1। ठीक है, कब आयोजित किया गया, 14 से 27 जनवरी। ठीक है, कौन कौन से देशों के मध्य, भारत और मिस्र। और कहां पे आयोजित किया गया, तो जैसलमेर में। ठीक है, साइक्लोन 1 जनवरी के महीने में भारत मिस्र के मध्य जैसलमेर में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपियन संघ ने भारत की किस चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेतक यानी PGI प्रदान किया है, फिजिकल ज्योग्राफिक इंडिकेशन प्रदान किया है। तो काफ़ी सुर्खियों में रही थी ये हमारी जो कांगड़ा टी है, कांगड़ा चाय है, इसे ज्योग्राफिक संकेतक यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रदान किया गया, GI टैग प्रदान किया गया है। जो कांगड़ा टी है ये एक वैज्ञानिक नाम जिसे हम देखें जिस पौधे से प्राप्त होती है उसे कहते हैं कैमेलिया साइनेंसिस। क्या नाम है, कैमेलिया साइनेंसिस। जो प्रजाति की घास है उसकी पत्तियों से ये कांगड़ा चाय बनाई जाती है। कांगड़ा जो हमारा उत्तरी राज्य है हिमाचल,
HP उसका एक ज़िला है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी आपका जाना हो तो ज़रूर घूम के आइए। तो कैमेलिया साइनेंसिस प्रजाति से इस कांगड़ा टी को बनाया जाता है और इसे यूरोपियन यूनियन ने मार्च के महीने में अधिसूचना जारी करके GI टैग प्रदान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की है, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है सूर्यांशु। तो सूर्यांशु इस प्रकार प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि सूर्यांशु क्या है? तो सौर ऊर्जा संचालित नाव है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो KSINC या केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहला हेवी लिफ्ट ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया? जो भारत का लॉजिस्टिक ड्रोन है। कैसी बात कर रहे हैं? भारत का पहला हेवी लिफ्ट ड्रोन। हेवी लिफ्ट का मतलब क्या हो गया? ड्रोन तो आप समझते हो, लॉजिस्टिक का मतलब भी आप समझते हो, यानी लॉजिस्टिक मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, वो लॉजिस्टिक ड्रोन। और हेवी लिफ्ट है, पहले नॉर्मली हमें पता है कि कुछ दवाइयाँ ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दवाइयों में कितना वजन होगा? 500 ग्राम होगा, 1 kg होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब हेवी लिफ्ट ड्रोन है, इसकी विशेषता क्या है? ये 50 kg का वजन उठा सकता है और 10 किलोमीटर दूर डिलीवरी कर सकता है। यानी यहाँ से 50 kg वजन उठाया, हवा में उड़ा, 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे इसने डिलीवरी कर दी। तो इस प्रकार का पहला ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में से लॉन्च किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। इन्होंने ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, इसमें प्रदर्शनी की गई और इसका उद्घाटन जो हेवी लिफ्ट ड्रोन है, भारत का पहला लॉजिस्टिक हेवी लिफ्ट ड्रोन, इसका उद्घाटन नवीन पटनायक साहब ने किया है। तो प्रश्न ये बनेगा कौन से राज्य में किया गया है और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रकार के 4-5 जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली। विशेषता क्या है? 50 kg वजन उठा के 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर यह डिलीवरी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए। ये किसे प्रदान किया गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता प्रधानमंत्री पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय को। तो मोदी साहब ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान किया है। किसे प्रदान किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो गलत है? अब पहला कथन है घरेलू उत्पाद का संबंध किसी देश की भौगोलिक सीमा से होता है। तो घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? एक GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है GDP? एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। क्या आया? भौगोलिक सीमा शब्द आया ना इसकी परिभाषा में। इसका मतलब क्या हो गया? यानी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो उत्पाद उत्पादित होता है वो GDP में काउंट होगा। तो घरेलू उत्पाद का संबंध किसी देश की भौगोलिक सीमा से होता है। सत्य कथन है, बिल्कुल है। इसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय उत्पाद जनता की राष्ट्रीयता से संबंध होता है। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? घरेलू उत्पाद में तो क्या हुआ? कोई देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो उत्पाद उत्पादित हुआ है उसे GDP में शामिल किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है? जैसे GNP हो गया। GNP में क्या होगा? जो व्यक्ति किसी देश से संबंधित है वो उत्पादित कर रहे हैं वो ही उसमें काउंट किया जाएगा। यानी अगर किसी देश की सीमा में कोई विदेशी उत्पादित कर रहा तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई यानी देशीय व्यक्ति विदेश में कहीं उत्पादित कर रहा है तो उसको भले ही उसने विदेश में उत्पादित किया है या प्राप्त किया है तो उसे काउंट किया जाएगा। यानी नेशनलिटी के से ये रिलेट किया जाएगा। यही डिफरेंस है। GDP भौगोलिक सीमाओं से संबंधित है और GNP है वो राष्ट्रीयता से संबंधित है। अब GNP में से अगर हम निवल कारक यानी नेट फैक्टर कॉस्ट घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? GDP प्राप्त हो जाएगा। ये कथन भी सत्य है। और जो अंतिम कथन है वो क्या कहता है? उपयोग में आ चुकी वस्तुओं की बिक्री GDP की गणना में शामिल होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि एक मतलब वर्ष विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी वस्तुएं अंतिम होनी चाहिए और
अगर पहले से वस्तुएं सेकेंड हैंड वस्तुएं वो तो पहले ही कभी जीडीपी में काउंट हो चुकी किसी साल में, तो उनको शामिल कैसे करेंगे? तो उनको शामिल नहीं करेंगे, ना ही अर्धनिर्मित वस्तुओं को शामिल करेंगे। तो ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि अंतिम वस्तुओं को शामिल करेंगे, उपयोग में आ चुकी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा। नवीन वस्तुएं जो उस वर्ष विशेष में, क्षेत्र विशेष में उत्पादित की गई है, वो ही जीडीपी में काउंट की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका हमें असत्य कथन पूछा तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? कृषि उत्पाद कहाँ बेचे जाते हैं? तो मंडीज में। मंडीज के बारे में एक शब्द सुनते हैं हम, एपीएमसी। क्या सुनते हैं? एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। और इससे संबंधित जो ये मंडियां होती है, इन मंडियों को ये रेगुलेट करती है। और कौन सी मतलब इनके जो रूल बुक कहाँ है? तो इनके संबंध में राज्य सरकारें, विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अलग अलग कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम बनाती है और उसके माध्यम से इनको रेगुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के माध्यम से विनियमित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो आपको पता है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से सीपीआई मुद्रास्फीति को मापा जाता है। मुद्रास्फीति क्या है? तो जो महंगाई होती है उसे मुद्रास्फीति कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य जून 2022 में 100 रुपये था और जून 2023 में इसका मूल्य बढ़ के 110 रुपये हो गया, तो मुद्रास्फीति कितनी हो गई? 10% मुद्रास्फीति हो गई, 10% महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई मुद्रास्फीति का पैरेलल हो सकता है। अब मुद्रास्फीति है वो आवश्यक भी है, और मुद्रास्फीति अगर अधिक होती है, जरूरत से ज़्यादा होती है, तो वो जीडीपी के लिए नुकसानदायक भी होती है। अब मुद्रास्फीति कई बार क्या होता है कि मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गई, इस कारण देश की जीडीपी काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई दिख जाती है, तो वो वास्तविक वृद्धि नहीं होती है। उसको काउंटर करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जिसे हम बेस ईयर कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी हम बेस ईयर की प्राइसिंग के आधार पर डिसाइड करते हैं कि उत्पादन कितना बढ़ा है, जीडीपी कितना बढ़ी है। तो ये मुद्रास्फीति के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो चर्चा कर चुके हैं, और पहले भी बहुत सारे वीडियो में हम मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है? सबसे पहले तो देखो बात करते हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है? वो बैंक जो बैंकों का बैंक होता है, भारत मतलब जो बैंकों को रेगुलेट करता है। और केंद्रीय बैंक के और भी बहुत सारे कार्य हैं, मुद्रास्फीति को जैसे कंट्रोल करना। अब भारत की स्थिति में बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1935 में स्थापना हुई। कौन से अधिनियम के तहत हुई? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष सर ओसबर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख। ठीक है, ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली। अब क्या कह रहा है? केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको ये आधिकारिक आरक्षित लेन देन की श्रेणी में आता है। यानी कोई विदेशी मतलब जो केंद्रीय बैंक है, विदेशी एक्सचेंज मार्केट है, उसमें विदेशी मुद्रा की बिक्री करता है, तो ये आधिकारिक आरक्षित लेन देन के अंतर्गत आता है, समाहित होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदीग्रस्त होने का सूचक है। बेरोजगारी में वृद्धि, ये माना जाता है कि मंदी आ गई है। कथन सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। किस प्रकार सत्य है? जैसे मान लीजिए क्या होता है, वस्तु की डिमांड कम हो गई, मंदी आ गई, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम क्या होने से क्या होगा? वस्तु का उत्पादन डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा तो वस्तु का उत्पादन डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? जो व्यक्ति उस वस्तु के उत्पादन में लगे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा? बेरोजगारी दर में वृद्धि हो जाएगी। कहां से शुरू हो रहा है? मंदी आ गई,
मंदी आने से डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने से उत्पादन कम होना शुरू हो गया, उत्पादन कम होने शुरू होने से छटनी हो गई, छटनी होने से बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी तो बेरोजगारी दर में वृद्धि हो गई। तो ये सारी बातें इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड है, ये बात हमने समझ ली। अब दूसरा कथन है, बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, यानी बेरोजगार है वो लाइबिलिटी होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, बिल्कुल लाइबिलिटी होते हैं। किस प्रकार लाइबिलिटी होते हैं? बेरोजगार लोग हैं मान लो, अब क्या होगा, अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको फीड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार फीड कैसे करेगी? उनको बेरोजगारी भत्ता देगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो पैसा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, रोड डेवलप करने में, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में होता, वो पैसा उनकी फीडिंग में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेरोजगारी अगर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और अर्थव्यवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार भी हो जाती है। और ये चक्र सिस्टम से चलती है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, सबसे पहले तो उत्पादन, डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी, पर ये चक्कर चलता रहेगा। ये फिर इम्पैक्ट करेगा किस पे? देश की। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे देश, अफ्रीकन देश है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी चरमरा जाता है, क्योंकि बेरोजगार लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, उनको चाहिए रोजगार, बेहतर जीवन, तो भुखमरी वगैरह, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। तो जरूरी क्या है, डिमांड और सप्लाई प्रॉपर सिस्टम से चलती रहे, बेरोजगारी न्यूनतम रहे, अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ये पॉजिटिव साइंस है इकोनॉमी के लिए, और जो बेरोजगारी है वो अर्थव्यवस्था के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो देखो, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना के मूल्य में गिरावट। जैसे मान लीजिए रुपए के मामले में बात करते हैं, ये रुपया, ये डॉलर, पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपये चाहिए होते थे। अब मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, उसी $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए अगर खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी दूसरी करेंसी ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है एक करेंसी को लेने के लिए, तो वो क्या है, वो जो जिस करेंसी को, मतलब जो लोकल करेंसी है, उस करेंसी का अवमूल्यन कहलाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन जैसे तो मार्केट डिसाइड करता है कि किस मुद्रा की डिमांड कितनी रही, जो मनी एक्सचेंज मार्केट है वहाँ ये डिसाइड होता है। लेकिन कई बार सरकार अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से जानबूझकर मुद्रा का अवमूल्यन करती है, और इसका कारण क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना, निर्यात प्रोत्साहित करना और आयात को हतोत्साहित करना, आयात को हतोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। अब किस प्रकार से आयात को हतोत्साहित करना होता है, किस प्रकार से निर्यात को मोटिवेट करना होता है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मान लीजिए एक, मतलब ये अपना भारत हो गया मान लीजिए, अब यहां पे कोई व्यक्ति ए है, अब ये चाइना, कोई भी देश मान लो, हांगकांग मान लो, हांगकांग से किसी एक लग्जरी वस्तु को मंगाता है और उसको मंगाने की कॉस्ट है 8,000 रुपए। ठीक है। अब 8,000 रुपए, 80 रुपए $1 की, मतलब डॉलर के हिसाब से काउंट करें तो कितना हो गया? $100। $100 है ना। अब उसके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए हैं। हांगकांग में उसकी प्राइस $100 है, तो अब वो हांगकांग से $100 में मंगाएगा तो रुपए में उसको कितना पे करना पड़ेगा? क्योंकि वो तो भारत में रुपए में कमा रहा है, तो उसके पास 8,000 रुपए, तो वो 8,000 रुपए दे देगा। अब मान लो सरकार ने कर दिया मुद्रा का अवमूल्यन, अब हांगकांग में तो उस वस्तु की रेट वो की वही 100 रुपए की 100 रुपए ही है, लेकिन अब यहां पे जो डॉलर की कीमत हो गई 82। अब $100 उसकी चीज ले लेने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8200 रुपए देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे 200 रुपए एक्स्ट्रा उसको बर्डन हो गई। अब उसको ये नहीं पता कि एक्सचेंज मुद्रा अवमूल्यन हो गया, उसके पास तो पहले अब 82 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं उसकी जेब से, पहले वही चीज लेने के लिए 8,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अब क्या होगा? वो थोड़ा सा परहेज करेगा उस वस्तु को मंगाने में। अब इसके
उलट है। अगर वही व्यक्ति उस चीज का निर्यात करता है इंडिया से, तो पहले उसको 8,000 रुपये प्राप्त होते और अब कितने प्राप्त हो रहे हैं? अब 8200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार मुद्रा का अवमूल्यन आयात को तो हतोत्साहित करने के लिए और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आप उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2005-06 में। किसकी बात कर रहे हैं? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया। कौन कौन से जिलों से संबंधित है? तो राजस्थान का जो दक्षिणी और मध्य राजस्थान, दक्षिणी मध्य राजस्थान है, वहां से संबंधित है ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? तो इसमें आते हैं अपना अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और राजसमंद। यानी ये हमारा प्यारा राजस्थान और ये वाला जिला अजमेर, इसके बाद भिलवाड़ा, भिलवाड़ा के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में पाली, पाली के बाद में राजसमंद, है ना। ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो 5 जिले हैं, 1715 गांव इसमें शामिल है। ये बातें आपने कर ली चर्चा। और ये अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और राजसमंद जिले समाहित है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य, इस प्रकार की योजनाओं को चलाने का उद्देश्य होता है परिसंपत्तियों का निर्माण, रोजगारों का सृजन, है ना, लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना, आवश्यक संसाधनों का विकास, पर्यावरण का संरक्षण, शिक्षा का, चिकित्सा का, पुरातत्व का बेहतरीकरण। ये सारे इसके उद्देश्य, विकास परियोजनाओं के उद्देश्य होते हैं। और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 जिलों में चल रहा है, अजमेर, भिलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद। 2005-06 में शुरू किया गया। कितने गांव है? तो 17-15 गांव है। कितने हैं? 17-15 गांव है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या उद्देश्य है इसका? तो देखो, आयुष मिशन का उद्देश्य है जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां उनको मोटिवेट करना। कौन कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण तो अपना आयुर्वेद, उसके अलावा होम्योपैथी, यूनानी, योगा, सिद्धा, ये सारी है। तो आयुष बनाई किससे? जैसे आयुष, AYUSH, ठीक है। आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी इसमें समाहित होती है। और राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया? 2014 में। 2014 में राष्ट्रीय आयुष मिशन जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया। और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां, उनको मोटिवेट करना। क्योंकि एक समय ऐसा था कि उस फील्ड में रिसर्च वर्क बहुत ही शानदार हो रहे थे। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए 1100 ईस्वी से लगा के, और अभी जब अंग्रेज भारत से गए 1947 तक, इस टाइम के पीरियड में इनके अंदर रिसर्च वर्क थम सा गया और वो जहाँ पे थे वहीं पे रह गए। अब सरकार चाहती है कि उनको डेवलप करने के लिए इस क्षेत्र, देखो किसी भी चीज़ को डेवलप करने के उसमें रिसर्च के लिए ज़रूरी है ना, R&D करना ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका जीस्ट यानी उसका बेहतरीकरण चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। तो सरकार ने क्या किया, बोले इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। परंपरागत है, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होते हैं इनके। अब जैसे अपना आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, तो ये बहुत ही शानदार मेथड्स है जिनका उपयोग करके बहुत ही कम कॉस्ट पे व्यक्ति का इलाज संभव हो सकता है। तो आयुष मिशन 2014 उद्देश्य जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां उनको मोटिवेट करना। ACE2 पद का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? जो ACE2 पद है उसका प्रयोग किया गया है किस संदर्भ में? विषाणु जनित रोगों के प्रसार के संबंध में। तो ACE2 की बात करते हैं तो ACE2 है वो वायरल रोगों के प्रसार के संबंध में ये चर्चा की जाती है। कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पे पाया जाता है। और वायरस क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं और ये एक एंजाइम है। ACE2 छोटे प्रोटीनों से उत्पन्न करता है बड़े प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजेन को काटकर छोटे छोटे प्रोटीन बना देता है और कोशिका के कार्य को विनियमित करने में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार ACE2 का संबंध किससे? विषाणु जनित रोगों के, वायरस के जनित रोगों के प्रसार से संबंधित है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है क्योंकि कल के वीडियो में क्या हुआ था, आवाज़ है वो प्रॉपरली नहीं आई थी। थोड़े से 1-2 मिनट के बाद में आवाज़ रिपीट मतलब बंद हो गई थी किसी टेक्निकल कारण से। तो इस वीडियो को हमने दोबारा रिकॉर्ड किया है और पुराने वाले वीडियो को वहाँ से डिलीट कर दिया है। आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपको RA सफलता सीरीज़ इनरोल करना है। इसके लिए मुलान एकेडमी एप्लीकेशन पे जाना है और उसके बाद वहाँ पे RA सफलता सीरीज़ करके एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको 10 हाई क्वालिटी के टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, जिसको देख के आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी की समीक्षा कर सकते हो।
थैंक यू।